नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। साधना न्यूज की कोशिश है कि शख्स से शख्सियत कैसे बना कोई व्यक्ति। किसी पद पर बैठ जाने के बाद आम आदमी जो देखता है उसे लगता है कि बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से ये ऊंचाई मिल गई है, यहां पहुंच गया है व्यक्ति। लेकिन उसके पीछे का जो कड़ा संघर्ष होता है, उसके पीछे की जो शिद्दत की मेहनत होती है, उसके पीछे जिस तरीके से बरसों बरस की तपस्या होती है, हम उसको अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सफलता कड़े संघर्ष के बाद मिलती है, लक्ष्य बनाने के बाद मिलती है। इसी हमारी शख्स से शख्सियत सफर जिंदगी का हम आज हैं विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश पांडे जी के साथ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज पर। हमारी कोशिश है कि हम ऐसे लोगों को सामने लाएं जो कड़ा संघर्ष करके और स्थान प्राप्त करते हैं और दिशा देते हैं देश को, प्रदेश को और आम आदमी को। इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जिस तरीके से आप शुरुआत, आपकी एक छोटे से गांव से आप आते हैं, वहां संघर्ष करते हैं, उसके बाद जैसे पढ़ाई के साथ साथ आप रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य शुरू करते हैं, उसके पहले भी आपने कहीं नौकरी करी है, जिसे जहां तक मुझे जानकारी है। तो ये संघर्ष जो हुआ और उसके बाद आप आज यहाँ पहुंचे हैं, तो उसकी हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि उसकी शुरुआत कैसे हुई थी और कैसे सफलता की तरफ आगे बढ़ा जाता है। मैं साधना न्यूज़ से खासतौर से माननीय शिशिर उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज मुझे इस लायक चुना कि मैं आप सभी लोगों के सामने रूबरू हो सकूं। मैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटे से गांव से स्कूलिंग करके फैज़ाबाद, जो आज अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के नाम से बहुत फेमस है, मैं वहाँ अपना जो हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मैं वहाँ गया। वहाँ से हम अपनी पढ़ाई 10वीं 11वीं 12वीं किया और वहाँ से, जैसा आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी के एक जो विद्यार्थी होता है उसे हमेशा एक ख्वाब रहता है कि मैं मेडिकल डॉक्टर बनूं। उसी सिलसिले में हम लोगों ने भी 79 में मध्य प्रदेश की तरफ, जबलपुर की तरफ रुख किया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लोग मेडिकल में सफल नहीं हो पाए। उसके बाद हमने जबलपुर में ही बीएससी एमएससी किया और फिर पीएचडी किया। हमने जगदलपुर जो गवर्नमेंट कॉलेज थोड़े दिन के लिए वहाँ गया, लेकिन किसी कारणवश मेरा मन वहाँ नहीं लगा और मैं वहाँ से छोड़ के आ गया। फिर हमने पीएचडी के दौरान फिर शहडोल ज्वाइन किया। शहडोल भी ऐसा, वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने ये बताया कि आप थोड़े दिन यहाँ वेट करिए, तब जा कर के मैं आपकी एप्लीकेशन लूँगा। लेकिन मुझे फिर एक हमारे अंदर में ये था कि मुझे विश्वविद्यालय में रहना है। मैंने वहाँ की भी नौकरी छोड़ दी और फिर मैं जबलपुर आ गया। उस समय बहुत सारे हमारे साथी लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडहॉक अपॉइंटमेंट्स हुए और उसमें एडहॉक अपॉइंटमेंट्स में ही होते थे हायर एजुकेशन में, जो बाद में सभी लोग रेगुलर अपॉइंटमेंट में हो गए। लेकिन मैं एक इच्छा हमारी यूनिवर्सिटी में आने की थी, तो मैंने उसको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद फिर ऐसा हुआ कि सारे लोग रेगुलर हो गए और मैं बाहर हो गया। बाहर होने के बाद फिर हमारे सामने, आप सभी जानते हैं कि समाज में सब लोग को एक धारणा बन गई, हमारे परिवार की ये धारणा बन गई कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और मैं जिद्दी स्वभाव का हूं और शायद भविष्य इसका कुछ नहीं है। सब लोगों ने इस तरीके की एक भ्रांति पाल ली। मैं भी उस समय कुछ ऐसे हमारे अपने निश्चय थे कि हमको विश्वविद्यालय में किसी हालत में जाना है। फिर हमारे गुरुजी थे, एक प्रोफेसर जीपी अग्रवाल, जो कि हमारे विभाग के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में वनस्पति शास्त्र के फाउंडर चेयरमैन, वो तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। उन्होंने मुझे बहुत समझाया। उन्होंने समझाया तुम करोगे क्या, और बहुत सारी हमारे रास्ते ब्लॉक हो गए, कब आप क्या करोगे अब इसके बाद। लेकिन मैंने उनसे बोला कि मुझे विश्वविद्यालय में रिसर्च, केवल टीचिंग नहीं करना बल्कि मुझे रिसर्च में भी आना है, जो अवसर मुझे सिर्फ विश्वविद्यालय में मिल सकता है। फिर उन्होंने मुझे समझाया। तो जबलपुर विश्वविद्यालय में तकनीकी सहायक की बहुत सारी पोस्ट आई थी और उन्होंने हमसे बोला कि ये क्लास 3 पोस्ट है, आपको यदि ऐसा ना लगे कि आप
जो है आपके लिए ये ठीक नहीं है तो आप इसको ज्वाइन करिए। मैंने कहा मुझे अपने रहने के लिए और सर्वाइवल और रिसर्च के लिए मुझे जो भी आप बोले मैं करूँगा। तो मैंने तकनीकी सहायक की पोस्ट ज्वाइन किया, जिस पर मैं 5 साल रहा। लेकिन मैं आज विश्वविद्यालयों में देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे तकनीकी सहायक हैं जो इस पोस्ट को बहुत छोटी मान करके और वो क्वालिफाई होने के बावजूद भी ना तो रिसर्च में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ना क्लास ले रहे हैं। ऐसे मध्य प्रदेश में कई विश्वविद्यालयों में बहुत बड़ी एक बौद्धिक क्षमता है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपसे आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि उस दौरान मैं 5 पेपर एमएससी के पढ़ाता था, प्रैक्टिकल्स कराता था, और साथ में जो रिसर्च स्कॉलर रहते थे, एमएससी एमफिल के जो विद्यार्थी रहते थे, उनके डिजर्टेशन के साथ में मिलके काम करता था। और उस दौरान हमारे 35 पब्लिकेशन आए। तकनीकी सहायक ने हमको एक कॉन्फिडेंस दिया और उसी के आधार पर हम रिसर्च हमारी चलती रही। और हम लोग आज ये देख रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी रिसर्च लेबोरेटरीज से दूर बाहर रहते हैं, लेकिन हम लोग सुबह से लेकर शाम तक कब समय बीत जाता था, हम लोग रिसर्च लैब में ही रहते थे और एक तरीके से रिसर्च में हम लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे, जिसका फल आज मुझे मिला। 89 में मैं लेक्चरर हुआ। 89 के बाद मैंने लगातार वहाँ पे रीडर भी रहा, प्रोफेसर हुआ। लगातार हम लोग रिसर्च में उसी मोटो से रिसर्च करते रहे। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में हमने 21 जो शोध परियोजनाएं कंप्लीट किया। 21 शोध परियोजनाएं वो ऐसी रही हैं कि भारतवर्ष की सभी जितनी भी ये फंडिंग एजेंसी है, जो मतलब आपको जाने कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एमपी काउंसिल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, सभी संस्थाओं ने मुझे प्रोजेक्ट दिया। और इन सब प्रोजेक्ट में काम करते हुए हमने 65 विश्वविद्यालय जो शोध छात्र हैं उनको पीएचडी के मदद किया और साथ में 280 पब्लिकेशन किया। और उसी के साथ में ये सब हमारी जो गुरुजन लोगों की ट्रेनिंग थी। उसके बाद मैं बहुत सारी ऐसे जो संस्थाएं हैं उनका मैं मेंबर बना, बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, जिसमें मैं एक खास उपलब्धि के तौर पे कहना चाहूँगा कि मैं इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन प्लांट साइंस का प्रेसिडेंट 2018 में बना। उसके पहले इन्वायरमेंटल साइंस में जो बहुत ही प्रेस्टिजियस प्लैटिनम जुबली लेक्चर अवार्ड होता है वो मुझे प्राप्त हुआ। और इसी मेहनत करते हुए हम लोग आगे बढ़े। 2009 में हमें जो है मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। जिस समय मुझे अध्यक्ष बनाया गया था, निजी विश्वविद्यालय में कुछ भी नहीं था, मात्र 3000 रुपए का बजट था। और भोज विश्वविद्यालय में एक गेस्ट हाउस में एक कमरा मुझे शासन ने दिलवाया। उसमें आधे कमरे में हमारा ऑफिस होता था, आधे कमरे में हमारा बेडरूम होता था। वहाँ से निजी विश्वविद्यालय आयोग की जो हमने मतलब एक उसका रास्ता नापा। फिर शासन की मदद से मुझे एक विश्वविद्यालय में फ्लैट मिला। उस फ्लैट में एक फ्लैट में ऑफिस और एक फ्लैट में हमारा रेजिडेंस हुआ। धीरे धीरे वहाँ से चलते हुए 2010 में हमें इरिगेशन का गेस्ट हाउस मिला। इस गेस्ट हाउस भी बहुत बुरी कंडीशन में था, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे प्रयास करते करते और एक्सीलेंस कॉलेज में 5 एकड़ ज़मीन सरकार ने मुझे दिलाई। और आज वहाँ पे 50,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है आयोग का और 4 वहाँ पे बंगले हैं। इसके अलावा देश से बड़ी बड़ी जो नामी एजुकेशन संस्थान थे, जिसमें आप देखें जेपी ग्रुप है, अमेटी ग्रुप है, सिम्बियोसिस ग्रुप है, MIT पुणे ग्रुप है, नारसिंह मोहन जी है और VIT ग्रुप चेन्नई का है। ऐसे कई संस्थानों के चेयरमैन से मिल करके हमने यहाँ पे निजी विश्वविद्यालय स्थापना हेतु प्रयास किया। और आज उस समय तक 34 विश्वविद्यालय स्थापित हो गए थे। और ये विश्वविद्यालय
विभिन्न क्षेत्रों में थे। कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में थे और वहाँ से वो लोग अपने इस्टेब्लिश किया और आज कम से कम तो 50,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे है और 1 लाख से 1.5 लाख विद्यार्थी वहाँ पे पढ़ रहे हैं और विश्वविद्यालय उसके बाद से बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसी सब को देखते हुए मुझे हमारी जो माननीय राज्यपाल महोदया हैं उन्होंने 13 सितंबर को मुझे विक्रम विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया और 14 तारीख को हमने विक्रम विश्वविद्यालय ज्वाइन किया। उसके बाद विक्रम विश्वविद्यालय में भी हमने उस समय से कार्य स्टार्ट किया। विश्वविद्यालय में कई फैकल्टी नहीं थी, जैसे लॉ फैकल्टी नहीं थी, हमने तत्काल लॉ फैकल्टी वहाँ शुरू कराई। अभी LLM वहाँ शुरू हो गया है। इसी तरीके से जैसे फिजिकल एजुकेशन नहीं था हमने शुरू कराया, हमारा एजुकेशन नहीं था वो हमारा शुरू हो रहा। ऐसे करके 150 अलग अलग कोर्सेज हमने शुरू कराया, जिसमें से 46 कोर्स जो है स्नातक और स्नातकोत्तर लेवल के हैं, जिसमें से प्रमुख जो है जैसे फोरेंसिक साइंस है, एग्रीकल्चर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी 1 हफ्ते पहले हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमें हमारे विश्वविद्यालय को डी फार्मा की 60 सीट और 9 सीट जो है हमें एम फार्मा की हमको अभी फार्मेसी काउंसिल ने अभी अलाट किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे एक शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की है। अभी उसी में हम लोग प्रयासरत हैं कि वो जो है विक्रम विश्वविद्यालय के प्रांगण में वो कोर्स खोला जाए और जिससे कि विक्रम विश्वविद्यालय जो है केवल राज्य बल्कि प्रदेश ही नहीं, देश नहीं बल्कि विदेशों में भी एक कल्चरल सिटी है वो खोली जाए। हमने जब विक्रम विश्वविद्यालय ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि वहाँ पे 2 बहुत ऐसी वर्ल्ड फेमस की जो है हमारी लेबोरेटरीज हैं। एक है पुरातत्व की म्यूजियम है, पूरे विश्व में वहाँ पे जो म्यूजियम में जो मूर्तियाँ हैं पूरे विश्व में नहीं है। वो बहुत बड़ा एक पर्यटक का जो एक आकर्षण हो सकता है, तो उसको जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ हमारे जो जिलाधीश महोदय हैं उनसे मिलकर के, हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनसे उनके सब सहायता से आज वो इंटरनेशनल म्यूजियम में कन्वर्ट होने जा रहा है और उसी में विश्वविद्यालय के उसके बगल में ही हमारे पास 80,000 ऐसी पांडुलिपि हैं जो विदेश मतलब पूरे विश्व में ऐसी पांडुलिपियां नहीं हैं, लेकिन वो पांडुलिपियां अभी केवल हमारी अलमारियों में बंद है। उनको हम डिजिटलाइज करा करके और हम उसको जो है संस्कृत में है उसे हम दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन की भी प्रयासरत हैं कि वो ट्रांसलेट हो जाए इंग्लिश और हिंदी में, जिससे उसके अंदर जो जानकारियां हैं वो निकल करके बाहर आएँ। और इसी के साथ में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे मालवा क्षेत्र है, मालवा की संस्कृति, वहाँ की संपदा और वहाँ पे जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसको हम विश्वविद्यालय में किस तरीके से उपयोग करके और वहाँ के जो युवा हैं उनको हम प्रमोट कर सकें, ये अभी हम लोगों ने शुरू किया है। कठिन रास्ते जरूर रहे, लेकिन मुझे हर रास्ते पे कहीं ना कहीं कुछ लोग मिलते गए जो आज हमको इस मुकाम तक पहुंचाने में जो है मदद किया। डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे, चूंकि आपने रूरल एरिया से शुरुआत की थी, गांव से शुरुआत की थी और वहां असुविधाओं के बीच में आप पढ़े थे, आगे बढ़े संघर्ष करते हुए आप रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आए, निजी विश्वविद्यालय विनिमय आयोग में आए और आज देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है विक्रम यूनिवर्सिटी, जिसका इतिहास गवाह है, हमारे पुराणों में इसका संदर्भ आता है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में आने के बाद एक कसक जीवन में, ये चूंकि दर्शक देख रहे हैं और देश के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि यहाँ जब रोड़े आते थे बहुत सारे, जैसा आपने बताया कि एक छोटे से कमरे 3,000 के बजट से आपने उस आयोग को शुरुआत की थी और उसके बाद आज लगभग 40 निजी विश्वविद्यालय और देश की सबसे अच्छी बेहतर संस्थाओं ने यहाँ पे अपना विश्वविद्यालय खोला है। तो आपको कसक कोई है ऐसी जो रह गया आपका निजी विश्वविद्यालय क्षेत्र में, आप या रानी दुर्गावती में, बाद में मैं विक्रम पे आऊंगा, कि कुछ ऐसा और कर सकते थे जो रह गया, जो अपन और कर सकते थे नहीं कर पाए?
देख, शासकीय विश्वविद्यालयों की अपनी सीमाएं होती हैं। फंड की उसमें कमी रही, जो हम लोगों ने बहुत अच्छा रिसर्च में करने की सोचा। रिसर्च में हमारा बहुत इंटरेस्ट था, तो रिसर्च में मैं अच्छा करना चाह रहा था, लेकिन कुछ फंड की प्रॉब्लम के कारण हम लोग उसको नहीं कर पाए। और दूसरा, जब आप जूनियर लेवल पे होते हैं तो भारतवर्ष की ये एक दुर्भाग्य है, मैं उसको कहूँगा, कि शायद हम लोग जूनियर थे तो हम लोगों की बातें जो है लोग बहुत सीरियस नहीं लेते थे। वो चीज़ें आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विक्रम विश्वविद्यालय में मैं लागू कर सकूँ। जैसे स्टूडेंट का प्रॉब्लम था जब हम लोग पीएचडी कर रहे थे, और कई विश्वविद्यालयों में मैं देखता हूँ कि विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। मैंने विक्रम विश्वविद्यालय में सबसे पहले ये जो पीएचडी का प्रोग्राम आता है, आज मैंने सबसे पहले उसको बहुत माइन्यूट अध्ययन किया, और आज मैं बताता हूं कि हमारे विक्रम विश्वविद्यालय में एक भी पीएचडी की कोई थीसिस वैल्यूएशन के लिए, एग्जाम वाइवा के लिए कोई पेंडिंग नहीं है। अभी हमने कई सालों से पीएचडी रजिस्ट्रेशन बंद थे, अभी हमने एग्जामिनेशन कंडक्ट करके 350 विद्यार्थियों को हमने पीएचडी में एनरोल कराया। ये बहुत बड़ी चीज थी जो वहां नहीं कर पाते थे। आयोग में जब मैं आया, आयोग में बहुत सारा समय हमारा जो सुविधाएं हैं उनको बनाने में लग गया, क्योंकि आयोग में उस समय कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे शासन से इतनी, और हमारे जो निजी विश्वविद्यालय के जो हमारे जो चेयरमैन हैं उन लोगों की मदद से मैंने बहुत कुछ किया। कुछ काम हमारे छूट गए थे आयोग में। मैं थोड़ा 1 साल पहले मैं शायद त्याग पत्र दे करके किसी कारणवश मैं वापस चला गया। नहीं तो आयोग को हमारी 2 मंशाएं थी। एक तो था कि आयोग में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में शुरू करने वाला था। मैंने उस तरीके से हॉस्टल भी बनाए थे, उसको कन्वर्ट करना था, हॉल भी बनाया था। और दूसरा था कि निजी विश्वविद्यालय जो है ये फैसिलिटेटर है, हमारे पास फंड की कमी नहीं है। हम चाह रहे थे कि सारे निजी विश्वविद्यालयों में कुछ स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट जो है युवाओं को दिया जाए, और इसी सिलसिले में कल्चरल प्रोग्राम हम हर साल कराते थे। हमने 2019 तक हर साल जो है स्थापना दिवस पे हम विश्वविद्यालयों को प्रमोट करते थे। वो हमारा रिसर्च जो हम शुरू करना चाह रहे थे वो शायद वहाँ नहीं कर पाए, लेकिन अभी विक्रम विश्वविद्यालय में हमने यूनिवर्सिटी रिसर्च फंड के नाम से एक हमने शोध की एक फंड हम जनरेट कर रहे हैं, जो एलुमनाई हैं उनसे पैसा ले रहे हैं, और वो मैं अपने विक्रम विश्वविद्यालय में जो हमारे छात्र हैं उनके माध्यम से मैं इसको शुरू करूंगा। डॉक्टर साहब, आपने जो बताया बहुत सारी परिस्थिति ऐसी बनती, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि आप निजी विश्वविद्यालय आयोग में तत्कालीन स्वर्गीय हो गए लक्ष्मीकांत शर्मा जी आपको बहुत मदद करने की कोशिश करते थे। उस समय उच्च शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद चाहे अर्चना चिटनिस हो, चाहे दूसरे मंत्री हो, उन्होंने, आपने जैसा बताया कि मुख्यमंत्री जी से लेके सारे लोग सहयोग करते थे। आपकी एक इच्छा थी कि एक बहुत बड़ा हाल, ऐसा मीटिंग हाल बनाया जाए, और जिसमें कि हम इन सारे निजी विश्वविद्यालय वालों को प्रशिक्षण देने से लेके उनके जो आपने बताया, इसमें भी जो परिकल्पना थी, अब आप चूंकि उज्जैन में हैं तो आपको लगता है कि ये और इस तरीके के प्रोग्राम, चूंकि आपके पास जगह की कमी नहीं है, एक फंड की कमी जरूर आती है कि आप यूनिवर्सिटी में फंड की कमी हो सकती है, तो क्या आपका और इन निजी विश्वविद्यालयों का कोऑर्डिनेशन अभी भी एज इट इज बरकरार रहता है? विक्रम विश्वविद्यालय पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने निजी विश्वविद्यालयों से एमओयू साइन किया है। अभी प्रदेश के दूसरे किसी विश्वविद्यालय से निजी विश्वविद्यालयों का एमओयू साइन नहीं है। हमारे पास कम से कम 20 ऐसे निजी विश्वविद्यालयों से हमारा एमओयू है, और अभी हम निजी विश्वविद्यालयों से हम विक्रम विश्वविद्यालय को जोड़ करके कई चीजों में हम एक दूसरे को मिल करके काम करने जा रहे हैं। केवल विक्रम विश्वविद्यालय ही नहीं, मतलब ये प्राइवेट निजी जो विश्वविद्यालय वो नहीं, बल्कि हमने विक्रम विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले जितने निजी महाविद्यालय हैं उनको भी मेन स्ट्रीम लाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में मैं 2 बार डिस्ट्रिक्ट लेवल में लीड कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज के जितने प्राचार्य हैं सभी से मैं उनकी, वहाँ पे 7 जिले हैं, 7 जिलों में बैठक कर चुका हूँ, और रिसर्च में उनको प्रमोट कर रहा हूँ, और साथ में विश्वविद्यालय के साथ उनको मिल करके
कोई बड़ी परियोजना जो लोकल मालवा की है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। जहाँ तक आयोग में था, हॉल जो एक बनना था, 2000 सीटर के एक हॉल बनना था, लेकिन किसी कारण से वो हॉल नहीं हमारे समय में बन पाया। मुझे उम्मीद है कि अभी नई कमेटी आ गई है, जो अभी चेयरमैन साहब उसको प्रयास कर रहे हैं, वो शायद उसको बनाएंगे। लेकिन जगह, मैं अपने जितने लोग इसको सुन रहे हैं, मैं उनसे एक चीज कहना चाहूँगा कि सुविधाएं, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी चीज बोली है कि सुविधा के कारण कोई काम नहीं रुकता। सुविधाएं तो जुट जाती हैं, लेकिन जो उसमें लक्ष्य और कमिटमेंट होता है, मतलब जब तक हम मन से नहीं जुड़ेंगे, मेरा जो खासतौर से जैसे युवा बोलते हैं हमको रोजगार पीएचडी करने के बाद नहीं मिल रहा है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आत्मचिंतन करें कि जब वो पीएचडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो उसमें उनका कितना इन्वॉल्वमेंट था। क्योंकि अब केवल ऐसा नहीं कि आपको पीएचडी अवार्ड हो गई तो आपको कोई जॉब मिल जाएगा, या कोई आपका पीएचडी जो है, जो शोध है, वो किसी तरीके से लैब टू लैंड वो कन्वर्ट होना चाहिए। जब तक वो कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आप शायद उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और, चूंकि हमारे देश के दर्शक आपको देख रहे हैं और जो जिस यूनिवर्सिटी में आप कुलपति के रूप में कार्य कर रहे हैं उसका पूरे विश्व में नाम था, और उसको तक्षशिला, जैसा मैंने तक्षशिला और विक्रम की बात होती है जब भी हमारे इतिहास में, तो आपने पांडुलिपि की बात करी, आपने जो विश्व स्तरीय एक वहां संग्रहालय है उसकी बात करी। क्या इस पर आपके यहाँ से विशेष कोई प्रयोग किया जा रहा है ताकि पूरे देश को और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको हम लोगों के सामने ला सकें, और स्पेशली वो कम से कम एक जो छुपी हुई थी संस्कृत, हर आदमी को नहीं वो होती है, और संस्कृत में मध्य प्रदेश पहले बहुत समृद्ध रहा है, लेकिन उज्जैन, मालवा क्षेत्र का उज्जैन जो है संस्कृत की बहुत बड़ी राजधानी माना जाता था, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी विक्रम विश्वविद्यालय ने एक नया डिपार्टमेंट प्रपोज किया है, इंडिक स्टडीज, भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा केंद्र जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। उसमें जितनी भी मालवा की संस्कृति, उज्जैनी, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे तक्षशिला है, नालंदा है, उसी समय उज्जैनी शुरू हुआ, और सांदीपनि ऋषि का जो आश्रम था, भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहाँ शिक्षा ग्रहण किए थे, और बहुत बड़ा ये कल्चरल, साहित्यिक, मतलब सांस्कृतिक केंद्र रहा है, जहाँ की अपनी एक बहुत स्पेसिफिक कला है, वहाँ की संस्कृति है, और यही नहीं, वहाँ बहुत विशेष रूप से जो ये धार्मिक नगरी जिसको बोलते हैं वो भी है। उसको ध्यान में रखते हुए विक्रम विश्वविद्यालय ने ये ज्ञान विज्ञान परंपरा जो है, इसका एक पूरा सेंटर हमारा इसी में हो गया, सब हो गया है। उसमें हम इंडिक स्टडीज, भारतीय ज्ञान विज्ञान की जो परंपरा है उसकी पूरी स्टडी की व्यवस्था कर रहे हैं, और हम इस संस्कृति को पूरे विश्व में पहुंचाएंगे। अभी जो पांडुलिपि की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मुझे पता लगा कि एक ऐसी पांडुलिपि है जो आधी पांडुलिपि जर्मनी में है, और जर्मनी के साइंटिस्ट ने उसको पूरी स्टडी किया, और उसमें जो चीज़ें हैं उसको पूरी तरीके से वो एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अभी हम केवल अपने उसमें रखे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी वापस बुलवाने की बात कर रहे हैं, और उन पांडुलिपियों में जो भी कोई चीज़ छुपा हुआ है, हम संस्कृत वालों के माध्यम से उसको लोगों के बीच लाना चाहते हैं। और एक हमने लैंग्वेज लैब बना रहे हैं, जैसे संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी तीनों को मिला करके, जिसको संस्कृत आती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान भारतवर्ष का हो रहा है कि हमारे सारे वेदों की जानकारी है वो संस्कृत में है, और हमारे इंजीनियर या डॉक्टर को संस्कृत नहीं आती, तो वो संस्कृत वाले को इंजीनियर साइंस नहीं आती, तो हम उनका एक ग्रुप बना करके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम तीनों सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, जिसमें संस्कृत वाले को इंग्लिश सिखाएंगे, हिंदी सिखाएंगे, और इंग्लिश वाले को संस्कृत और हिंदी सिखाएंगे। तो हमारी जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा है वो बाहर आ जाएगी। बहुत बहुत अच्छा प्रयास है, और ये हमारी कहीं ना कहीं जो छुपी हुई, हम जर्मनी उस पर अमल कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी खजाने हैं, ये समृद्ध हिंदुस्तान है, और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मालवा के उज्जैन से होती है। और उज्जैन में जिस विश्वविद्यालय के आप कुलपति हैं, आगे चूंकि आपने जैसा बताया उस पर आप काम कर रहे हैं, कुछ एक लक्ष्य आपने बनाया होगा कि जब इस विश्वविद्यालय का आपको कुलपति बनाया गया था, तो हमारे दर्शकों को, देश के दर्शकों को ये आपकी तरफ से कि क्या एक ऐसा लक्ष्य है
आप उस नाम पर, चूंकि जिसके आप कुलपति हैं वो पूरे विश्व में उसका अपना नाम था, तो आप ऐसा क्या करना चाहते हैं जिससे कि पूरे देश को इस विश्वविद्यालय की तरफ आकर्षित कर सकें? ये विश्वविद्यालय सांस्कृतिक और दार्शनिक नगरी तो है ही है, लेकिन ये विश्वविद्यालय का नाम ऐसे महान पुरुष के नाम पे है, सम्राट विक्रमादित्य। मेरा जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया है, मेरा अपना एक सपना है कि ये विश्वविद्यालय सम्राट विक्रमादित्य के जो चिंतन था उस पर पूरी तरीके से आए, और महाकाल की नगरी है, ये विश्वविद्यालय उसी तरीके से बने जैसा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, तिरुपति विश्वविद्यालय है, क्योंकि ये भी एक बहुत ही महान भूमि, देवभूमि में स्थित है। तो यहाँ के लोग जो है देवत्व को प्राप्त करके, मतलब उस तरीके से इसको देखें कि सारे पूरे विश्व में पुनः ये उज्जैनी बने। जैसा कि उज्जैनी एक आश्रम, मतलब इतना महान विश्वविद्यालय था, उसी तरीके से उस ऊंचाई को ये प्राप्त करे। मैं तो केवल एक कुलपति हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी के सहयोग से ये विश्वविद्यालय पुनः उज्जैनी का गौरव प्राप्त करे। ये हमारा सपना है, और वो सपना अब धीरे धीरे लोगों की मदद से, शासन की मदद से अब थोड़ा मूर्त रूप ले रहा है। मुझे 4 साल का मेरा कार्यकाल है, ऑलमोस्ट 7 महीने हो गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जिस दिन मैं वहां से जाऊं, ये विक्रम विश्वविद्यालय पिछड़ा विश्वविद्यालय ना कहलाए। अभी ये मुझे कभी दुख होता है कि विक्रम विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब है और इसे नीचे के दर्जे का विश्वविद्यालय समझा जाता है। प्रदेश में दूसरे जो विश्वविद्यालय उन्हें टॉप रैंक में, लेकिन विक्रम विश्वविद्यालय जैसी सांस्कृतिक और कल्चरल और धार्मिक जो हमारा एक पृष्ठभूमि है, वैसा कोई विश्वविद्यालय में नहीं है। इसलिए ये विश्वविद्यालय पुनः उज्जैनी विश्वविद्यालय, और इसमें मदद हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी और सबसे बड़े जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, हमारा जो विद्यार्थी है, वो इसमें जुड़े और अपने ही विश्वविद्यालय को उज्जैनी पुनः बनाने में मेरी मदद करे। इससे ये मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, और मैं कोशिश भी करता हूँ। जिस परिकल्पना को लेके महामहिम राज्यपाल ने आपको ये जिम्मेदारी दी थी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरीके से इस पर आप पर भरोसा करके, कि उनकी बहुत इच्छा थी कि विक्रम विश्वविद्यालय, और जिस तरीके की विक्रम विश्वविद्यालय के बारे में पूरे विश्व में विख्यात है, जिस तरीके से उसकी शिक्षा का इतिहास है, उसको फिर से उसी गौरव पर लेके आना है, ऐसा संकल्प डॉक्टर पांडे का है। और डॉक्टर पांडे की जो इच्छा है कि वो जो कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग इसे आगे ऐसी नजरों से देखें कि यह उत्कृष्ट है और यह श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भूमि जो देवभूमि है, जो उज्जैन की, जो मंदिरों की भूमि कहलाती है, संतों की भूमि कहलाती है, वहां हमारे ऋषि मुनि और संदीपनी आश्रम के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है। तो ये उस विक्रम विश्वविद्यालय को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। दर्शकों, हमारे साथ जिस तरीके से डॉक्टर अखिलेश पांडे जी ने अपने शुरू से कहां से पढ़े, किस तरीके से आगे बढ़े और आज कहां कहां पहुंचे हैं, ये आपको बताया। और हम ये चाहते हैं कि हमारे दर्शक इसको, हम सिर्फ प्राइम टाइम पर इसको इसलिए दिखाना चाहते हैं कि लोग सीखें कि कैसे संघर्ष किया जाता है, टूटते नहीं हैं, शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन उन अप एंड डाउन्स के बाद भी शिखर पर वही बैठता है जिसने लक्ष्य बना लिया है। मेरे साथ साधना न्यूज में डॉक्टर अखिलेश पांडे जी जुड़े, कुलपति उज्जैन विश्वविद्यालय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए। नमस्कार।